जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर 87। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, चैप्टर 17 वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, उनको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे जिसमें कि कंपटीशन एक्ट का टॉपिक हमने आज स्टडी करना है। चैप्टर 18 के 2 हिस्से हैं, एक कंपटीशन एक्ट, एक आर्बिट्रेशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट रिलेट करता है कि मार्केट में जब डिफरेंट सेलर्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, डिफरेंट बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन करते हुए कानून और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि बिजनेस करते हुए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कानूनी तौर पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैप्टर 17 असाइनमेंट दी गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज डिफाइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका एक्ट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए। डिफाइन कर सकते हैं मेरा भाई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपको पता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपको पता है? क्यों नहीं पता? कल क्लास में डिस्कस नहीं किया था? इसको नहीं पता ना, इसको बताया नहीं आपने, इसको बाकी बातें बता दी आपने, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया नहीं। इसको क्या है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बताइए। एडवर्स इफेक्ट ऑन, सारा कप मेरा पक्का मैंने देख भी नहीं है पूरी, एक ही कप पीना है जी भाई। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन सुना दो। डेफिनेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, किस किस्म की चीज़ों की अवेलेबिलिटी में? एसेट्स नेटवर्क। कौन से एसेट्स नेटवर्क? कोई एसेंशियल का वर्ड था कि नहीं था उसमें? ये कह रहा है मुझे डेफिनेशन आती है, ये आती है इसको डेफिनेशन। और कब याद करेंगे डेफिनेशन? नहीं कल मैंने पढ़ाई नहीं थी तो याद की कल आपने? कल जाके बिजनेस लॉ पढ़ा? ठहर तेरे को बताता हूँ मैं, ठहर से। कल जाके बिजनेस लॉ पढ़ा मेरे भाई ने? क्या पढ़ा? डेफिनेशन। और डेफिनेशन नहीं याद, ऐसे करते हैं डेफिनेशन। अभी देख लीजिए भाई सुनाता है, सुना भाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन सुना, जल्दी सुना भाई को। मिसाल दिया तेरी, ऐसे करेगा यार, मेरी नाक कटवाएगा क्या? बता क्यों नहीं याद किया? टर्म टेस्ट ये किसने, छोटे भाई ने याद करना था। चले फिर कहते हैं कि लड़कियों के नंबर क्यों ज़्यादा आते हैं, वो क्यों पास होती हैं। अब आपको पता चलेगा आज क्यों उनके नंबर ज़्यादा आते हैं और क्यों पास। शाबाश जी, सुनाइए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन। शाबाश। एडवर्स इफेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ एसेंशियल्स सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल आर काजिंग डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ लाइव्स, significant, taking into account what? Significant impact on social, national defense, कुछ नेशनल सिक्योरिटी, फंक्शनिंग। हाँ हाँ, एंड पे एक और लाइन भी थी। आधी डेफिनेशन याद है, आधी याद ही नहीं। ये भाई डेफिनेशन मुझे सुनाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। ए मेरा भाई सुना, शाबाश शाबाश। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हाल है आप लोगों का।
शाबाश। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन, एसेट्स, फैसिलिटीज, प्रोसेस whose loss may adversely impact on delivery of services। कौन सी? essential services। एग्जाम्पल जैसे कौन सी होती है? लॉस ऑफ लाइफ, कैजुअलिटीज, शाबाश। और दूसरा पॉइंट क्या था? एडवर्स इम्पैक्ट, शाबाश। ये डेफिनेशन लिखनी थी, छोटी सी डेफिनेशन, चले कोई बात नहीं, आज याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हेन ए पर्सन में बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंडर बाय वर्च्यू ऑफ विच सच पर्सन में बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। क्या पूछ रहा है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में व्हेन ए पर्सन में बी कंसीडर्ड एज ऑफेंडर बाय विच ऑफ सच पर्सन में बी पनिश्ड, वो कौन से एक्ट होंगे जिनमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत किसी पर्सन को पनिश किया जा सकता है? वो कौन से? शाबाश भाई सुनाएगा ये चीज सुनाए, शाबाश। कौन कौन से ऑफेंसेस जरा सुनिएगा। पहला अनऑथोराइज्ड एक्सेस के एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, शाबाश। किसको एक्सेस? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू व्हाट? इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। और अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ डाटा नहीं, कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, शाबाश। और तीसरा इंटरफेरेंस और डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा, शाबाश। ये तीन, अब इन्हीं तीन को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दें, हर एक के साथ क्रिटिकल का लफ्ज ऐड कर दें, लेकिन ये 3 और 3 6 हो जाएंगी, एक अभी भी रह जाएगी, कुछ नहीं बोलना। कौन सी? ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। और ये भाई मुझे ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की डेफिनेशन बताएगा और मेरा दिल खुश करेगा आज ये भाई, शाबाश। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अभी रिवाइज नहीं किया, कब करना है रिवाइज? क्यों नहीं किया रिवाइज? किसने करना है रिवाइज? कब होगा रिवाइज? क्यों होगा? पेपर देना है इसलिए होगा भाई। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस बताइए क्या होता है? इफ ए पर्सन स्प्रेड इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? यूजफुल इंफॉर्मेशन। कोई स्टडी नोट्स, कौन सी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे? यूजफुल नहीं, ग्लोरिफिकेशन। और यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो ऑफेंस कहां से आ गया? टू ग्लोरीफाई। क्या ग्लोरीफाई करेगा? टेररिज्म ग्लोरीफाई करेगा। ये हाल है आपका। तो बताया, देखें 4 चैप्टर्स के बारे में बताया है, 16, 17, 18 और चैप्टर 1, इनके बारे में क्या बताया है? रटा लगाना है। तो क्यों नहीं आप याद कर रहे? कब याद करेंगे? इंशाल्लाह से। जी जी भाई, एसी टी है, एसी का फ्लो ऊपर करवा दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में तो आप कामयाब हो गए और कुछ नहीं सीख पाए। अगले चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि आप कामयाब ना होने पाए और कुछ ना कुछ सीख लें और याद कर लें। चैप्टर 18, सबसे पहले एज यूजुअल चैप्टर का थीम समझ लीजिए। इस चैप्टर बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है कि जो भी मार्केट के अंदर डिफरेंट बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनका बिजनेस का एक दूसरे के साथ जितने भी सेलर, देखिए कोई भी मार्केट हो ना, मार्केट उसमें बायर भी है सेलर भी है, ठीक है। सेलर की डिफरेंट टाइप्स होती है, वो हम स्टडी करेंगे। मार्केट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी स्टडी करेंगे। जैसे मार्केट की, चले ब्रीफ कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। मार्केट की डिफरेंट टाइप्स क्या है? एक होती है फिजिकल मार्केट, ज्योग्राफिकल मार्केट, जैसे हम कहें आबिद मार्केट, जैसे हम कहें हाल रोड, जैसे हम कहें फीस सेंटर, जैसे हम कहें अनारकली मार्केट, ठीक है, उर्दू बाज़ार, बरकत मार्केट, ठीक है। ये सारी मार्केट्स हैं फिजिकल, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया को शो कर रही होती है कि ये यहाँ से शुरू हुई मार्केट, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। कुछ मार्केट्स होती है जो कि ज्योग्राफिकली नहीं होती,
ये ख़ास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस की मार्केट्स, ठीक है, वो ज्योग्राफिकली नहीं है, ठीक है। उसमें हम फिर मार्केट को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वाइज। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में इस वक्त बूम है, जब मैं ये स्टेटमेंट बोलूँगा और ये स्टेटमेंट, पाकिस्तान में लाहौर में इस वक्त हाल रोड की मार्केट में बूम है, इन दोनों में, ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है कि इनमें फ़र्क है, कुछ फ़र्क है। जब मैं स्पेसिफिकली किसी रीजन को बोल रहा हूँ ना, तो वो रीजन से मुराद सिर्फ उस फिजिकली उस एरिया में कस्टमर ज़्यादा आ रहा है किसी वजह से। लेकिन जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बूम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जहाँ कहीं भी है वो फिजिकली उसका होना ज़रूरी नहीं है। इवन अगर फिजिकली कहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है वो भी, और अगर कहीं पे ऑनलाइन भी कुछ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हैं वो भी मार्केट में कवर हो जाएगा। यानी मुझे खुद बताइए, अगर आप रेगुलेटर हैं और आपने बिजनेस को रेगुलेट करना है, क्या आप सिर्फ फिजिकल मार्केट्स को रेगुलेट करेंगे? अगर सिर्फ फिजिकल मार्केट के ऊपर, ज्योग्राफिकल मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाइज है मार्केट, जैसे ऑनलाइन की मार्केट है, वो रेगुलेशन से आउट हो जाएंगे। तो खुद बताइए, रेगुलेटर को सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया पे फोकस करना चाहिए कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे भी फोकस करना चाहिए, कि वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट किसी भी रीजन में, और इवन विदाउट अगर किसी रीजन में नहीं भी डील हो रही, ऑनलाइन पे डील हो, वो भी रूल्स को कंप्लाई करें। क्लियर? ये हो गया मार्केट ओवरऑल। तो ये मार्केट को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ज्योग्राफिकल और प्रोडक्ट वाइज। ये कुछ समझ आया? ज्योग्राफिकल से आपके जहन में फिजिकल लोकेशन आ जानी चाहिए, और प्रोडक्ट वाइज से आपके जहन में ऑनलाइन बिजनेस आ जाना चाहिए। फिर ये कंसेप्ट समझ आया? क्लियर? अब देखिए टाइप ऑफ सेलर्स। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सेलर्स होते हैं। जैसे एक है मैन्युफैक्चरर जो चीजें बना के बेचता है, एक है होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीद के आगे दुकानदारों को बेचता है, रिटेलर्स को, और एक है रिटेलर्स जो होलसेलर से चीजें खरीद के अब आगे एंड कंज्यूमर, शाबाश, कंसेप्ट तो सारे पता है आपको, एंड कंज्यूमर को बेचते हैं। तो मुझे बताइए, जब आपने कोई भी लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, क्या वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे अप्लाई होना चाहिए, या कि वो मैन्युफैक्चरर के साथ साथ रिटेलर पे भी अप्लाई होना चाहिए? होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई, टाइप्स ऑफ मार्केट्स और टाइप ऑफ सेलर। ये समझ आ गया कंसेप्ट? अगर ये समझ आ गया तो आगे आसानी से समझ आ जाएगी चीजें। टाइप ऑफ मार्केट्स जी, प्रोडक्ट वाइज के टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि जी फ्रूट्स की मार्केट, अब पाकिस्तान में जब मैं ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट बता दी ना, तो इसका मतलब पाकिस्तान में जहाँ कहीं फ्रूट्स की डीलिंग हो रही है, अब मैं जो भी लॉ बोलूँगा ना, देखिए जब लॉ मेकर लॉ बना रहा होता है ना, उस दो तरह से लॉ बना सकता है। पहला लॉ, भाई इस मार्केट पे ये लॉ अप्लाई होगा, इसका मतलब है जो अगर मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल अनारकली बाज़ार जो है उसमें ये लॉ अप्लाई होगा, उसमें जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकान को शाम 8 बजे बंद कर देंगे। अब मैंने ज्योग्राफिकल लॉ का स्कोप बना दिया, तो ये लॉ अप्लाई होगा ज्योग्राफिकल मार्केट के ऊपर। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेंशन कर देता हूं, फॉर एग्जांपल शादी हाल रात को 10 बजे तक सारे बंद हो जाएंगे, तो ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाइज है। अब इससे मुराद, अब इससे ये रेलिवेंस नहीं है कि कोई शादी हाल, मैरिज हाल जो वो किस जगह पे वाक़या है, जो भी उस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं तो वो हमारे इस लॉ में कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो किसी जगह पे लॉ पढ़ते हुए जब प्रैक्टिकली लॉ पढ़ेंगे, आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज वो बता रहा होगा रिक्वायरमेंट्स, और किसी जगह आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाइज बता रहा होगा। क्लियर जी? आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कस्टमर भी क्लियर, टाइप ऑफ मार्केट भी हो गई, सॉरी टाइप ऑफ सेलर भी हो गए। क्लियर? सेलर्स की कितनी टाइप्स है, या बिजनेसमैन की कितनी टाइप्स हैं? एक मैन्युफैक्चरर बताइए, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर बायर, डिस्ट्रीब्यूटर जी। हाँ, लेकिन जो इस एक्ट में उसने सिर्फ यही टाइप्स हमें बताई हैं। अब अगर इस चैप्टर के आप देखें ना, तो लॉजिकली इसके दो हिस्से उसने किए, एक कंपटीशन एक्ट और एक आर्बिट्रेशन। एक का ताल्लुक है जितने भी सेलर्स हैं इनका एक दूसरे के साथ, वो सेलर्स जो एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं,
यानी अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ICAP ये कहता है कि कोई रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ जो CA के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी। अब बताइए ये क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज उसने स्पेसिफाई किया है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाइज? टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाइज। अब जो CA के कॉलेजेस हैं वो उनके दो तरह के लोगों के साथ डीलिंग हो रही है, या वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में दो तरह के लोगों को के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एक अपने कंपेटिटर्स के साथ और दूसरा अपने स्टूडेंट्स के साथ, या लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो अपने कस्टमर्स के साथ। अब इन दोनों साइड्स के ऊपर लॉ ने रेगुलेशंस इशू की हैं और हमारे सिलेबस में है। कंपेटिटर्स ने एक दूसरे के साथ इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कंपटीशन एक्ट में गाइडेंस मौजूद है। और अगर किसी सेलर का और बायर कंज्यूमर का आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इसको कैसे डील किया जाएगा, ये आर्बिट्रेशन एक्ट में। ठीक है, जैसे फर्स्ट कीजिए, हमने अभी कहा हफीज सेंटर एक मार्केट है, ज्योग्राफिकल मार्केट है कि प्रोडक्ट वाइज? ज्योग्राफिकल मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये रेगुलेशन पास करते हैं कि जितने भी मार्केट में दुकानदार बैठे हैं वो एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, वो एक दूसरे की बुराई कस्टमर के सामने एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, आपके ख्याल में ये लॉ किस कैटेगरी में आएगा, कंपटीशन में कि आर्बिट्रेशन में? कंपटीशन, इसका ताल्लुक कंपेटिटर्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, यह कंपटीशन एक्ट में आएगा। और अगर ये रेगुलेशन लिखी गई कि अगर कभी भी किसी दुकानदार का किसी कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ तो ऊपर छत पे यूनियन का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे कुछ लोग आर्बिट्रेटर के तौर पे बैठे हुए हैं, उस झगड़े का फैसला कोर्ट में नहीं होगा, अदालत में नहीं खींचेंगे एक दूसरे को, वो बड़ा लंबा चक्कर होगा, उसमें वकील की फीस भी देनी पड़ेगी, टाइम भी ज़ाया होगा। ऊपर इमीडिएटली आप तशरीफ़ लाएं और वहीं पे आर्बिट्रेटर कुछ दो तीन हमारे बैठे हैं, वो आपके झगड़े का तस्फिया कर देंगे। ये मसला कहाँ पे डिस्कस हो? आर्बिट्रेशन है। आप समझते हैं कि दोनों लॉज यूज़फुल हैं, बिजनेस की स्मूथ रनिंग में हेल्पफुल हैं? बिल्कुल है। तो चैप्टर 18 आपको यही दो टाइप्स ऑफ लॉज बता रहा है, इन्हीं के बारे में बताएगा, मेन कंसेप्ट बिल्ड करेगा। कौन कौन से लॉज के बारे में? कंपटीशन एक्ट के बारे में, आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में। इस चैप्टर का स्कोप क्लियर हो गया? ठीक है, आप समझते हैं कि कोई भी किसी भी जगह पे आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको इन दोनों लॉज से वाकफियत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, कौन सा? कंपटीशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। भूल गए आप, एक चैप्टर रहता है, चैप्टर 1। यही सोच देखना था मैंने, साहब लगा रहे हैं कि नहीं? पता था आपको? अच्छा चले ठीक है, चैप्टर 1 भी रहता है। तो आज हमने पढ़ना है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट में सबसे पहले तो वो कुछ आपको अच्छा इस एक और चीज़ बताइए, पास्ट पेपर का ट्रेंड एनालिसिस। भाई ये क्या पहले कभी क्वेश्चन आया ही नहीं? हाँ सिलेबस, हाँ बिल्कुल 3 टाइम पहले सिलेबस में आया है। लेकिन आप देखें जब से ये सिलेबस में इन हुआ है चैप्टर, तब से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है, कभी 4-5 नंबर का, एक दफ़ा 8 नंबर का भी आ गया। तो इसका मतलब ये मैंने आपको बताया ना, चारों चैप्टर्स रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इनको स्किप नहीं करना आपने। मुफ्त के नंबर है, सच में मुफ्त के नंबर है। कौन कौन सा? 16, 17, 18 चैप्टर 1। आप इन तीनों में देख लें, आपका ट्रेंड एनालिसिस करके देख लें, जब से ऐड हुए हैं फ्रीक्वेंटली हर अटेम्प्ट में ये 4 चैप्टर में से 15-20 नंबर का पेपर सेट हो जाता है। और ये है भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और रिप्रोडक्शन वाले हैं। अगर ये अच्छे क्वेश्चन, 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आपने अच्छे कर लिए तो अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। सबसे पहले कह रहे हैं इंट्रोडक्शन। इस कंपटीशन एक्ट का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट इज टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन कमर्शियल एक्टिविटीज। और इसको रेगुलेट कौन करता है कंपटीशन को? कंपटीशन एक्ट, कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कंपटीशन के हवाले से कोई भी अगर अनफेयर प्रैक्टिस होगी वो आपने जैसे फूड के हवाले से कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस होती है किसके पास जाते हैं?
ये पंजाब में हर सूबे का अपना, पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी है, ठीक है। तो ठीक है जी, समझ आ गया हमें कि इसका मकसद क्या है इस लॉ का, टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन कमर्शियल एक्टिविटीज। फिर कह रहे हैं गुड्स से क्या मुराद है, गुड्स से मुराद कोई भी रॉ मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो कंसीडरेशन के साथ पैसे लेके बेची जाए वो गुड्स में कवर होगी, सिंपल डेफिनेशन। होलसेलर कौन है, जो चीजें बाय करके आगे अदर रिटेलर, ऐसे लोगों को बेचता है जिन्होंने रीसेल करनी हो। रिटेलर कौन है, जो होलसेलर से बाय करते हैं और आगे ऐसे लोगों को बेचते हैं जिन्होंने कंजम्पशन, चीजों को कंज्यूम करना है, नॉट फॉर रीसेल। यानी होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, जिसने आगे रीसेल करना है। रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को, जिसने आगे रीसेल नहीं करना, चीजों को इस्तेमाल करना है। रेलिवेंट मार्केट की दो टाइप्स बता रहा है। अच्छा, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। कंसेप्ट रेलिवेंट मार्केट की दो टाइप्स क्या है, ज्योग्राफिकल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। ज्योग्राफिकल मार्केट एरियाज, एरियाज को अंडरलाइन करें, इन विच अंडरटेकिंग का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, areas in which undertakings are involved in supply of good or service and in which condition of competition are similar, condition of competition are similar, ये रटे वाला पॉइंट है। condition of competition are similar ये क्या है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं। गौर किसके ऊपर करना है, एरियाज के ऊपर, अंडरटेकिंग के ऊपर, ठीक है जी। सप्लाई गुड एंड सर्विस के ऊपर, कि ज्योग्राफिकल मार्केट क्या, ऐसे एरियाज जिसमें सप्लाई ऑफ गुड या सर्विसेज की जाती है। प्रोडक्ट मार्केट क्या है, इट मींस ऑल दोस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल आर सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर। वो सारी मार्केट, आगे लिख नहीं रहा लेकिन अंडरस्टूड है कि जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी रीजन में मौजूद हो, ऐसी सारी मार्केट जो मिलती जुलती चीजें बेच रही हो। ये जो उसने फास्ट इस्तेमाल किया ना, विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल आर सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर, इसका मतलब क्या है कि जो मिलती जुलती चीजें बेच रहे हो। जैसे एप्पल वाले कहेंगे कि जी हमारा और हुआवे के मोबाइल का क्या मुकाबला, हमारी प्रोडक्ट्स कोई एक जैसी थोड़ी है, यही कहेंगे ना। लेकिन रेगुलेटर की नजर में वो क्या है, एक ही, क्योंकि कंज्यूमर के लिए इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो जो मिलती जुलती चीजें होंगी उनकी मार्केट एक होगी, ठीक है। टीवी के मैन्युफैक्चर हो सकता है, कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी को सेपरेट प्रोडक्ट, अब तो हर ब्लैक एंड टीवी ऑब्सोलीट ही हो गया है। हो सकता है वो 42 इंच और 49 इंच वाली स्क्रीन को अलग प्रोडक्ट डील करते हो, समझते हो। लेकिन रेगुलेटर की नज़र में क्या वो सब्स्टिट्यूटेबल है, सब्स्टिट्यूटेबल पढ़ा हुआ, सबसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, इकोनॉमिक्स सच में पढ़ी, आधा कंसेप्ट तो क्लियर हो। इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं पढ़ी, तो वो कह रहा है प्रोडक्ट मार्केट में मेन प्रोडक्ट भी और इसकी सब्स्टिट्यूट गुड भी कवर हो जाएंगे। ये ले क्लियर बात। तो रेलिवेंट मार्केट की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, इनकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की है वैसे वैसे नहीं करनी, सच में करनी है। कहाँ की है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं रहने दे भाई। अच्छा आप सुन लीजिए, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपका इम्तिहान, आपकी इकोनॉमिक्स का उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट थी। एक थी एक एक्सट्रीम, एक थी दूसरी एक्सट्रीम और एक थी दरमियाने, एक थी मोनोपोली। वो क्या होती है, अकेला से जो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, ऐसे ही है। नहीं इतना टेक्निकल नहीं जाना, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट तक करें। वो लॉ पढ़ने हैं, बेसिक कंसेप्ट तक ज़्यादा आगे नहीं जाना। अच्छा मोनोपोली, और एक एक्सट्रीम थी परफेक्ट कंपटीशन। वो क्या था, उसमें बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में सिंगल सेलर, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा। एक ओलिगोपोली भी होती थी, ये नहीं आपको पता होगा, नहीं ये नहीं पता। ओलिगोपोली पता है आपको, वो भी पढ़ा है। अच्छा तो आपको ये कार्टेल ना कर, आपको कार्टेल का कंसेप्ट,
आपको फिर ये भी पता होगा कि ओलिगोपली में फर्म्स आपस में मिल के कुछ एग्रीमेंट करती हैं कि हमने कस्टमर को इससे कम चीज नहीं बेच। शाबाश। और किसी नए बंदे कि हाँ, और किसी नए बंदे को आने में नहीं देना, बिजनेस में नहीं आने देना। और अगर कोई आए तो प्राइस कम करके उसको निकाल देना है। इसको क्या, इसका एक खास नाम होता था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और था, वो था, इसका एक नाम होता था, एक कि मिनिमम प्राइस, क्या प्राइस वार शायद कहते थे इसको। हाँ, प्राइस वार। बहरहाल चले तो ये अच्छा, मैं चले अब आपसे जजमेंटल, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ लिया, मैं आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या ओलिगोपली का ये जो एग्रीमेंट होता था, आप समझते हैं ये फेयर था? ये बिजनेसमैन के लिए फेयर है, लेकिन कंज्यूमर कस्टमर के लिए फेयर नहीं है। अब बताइए, जो रेगुलेटर है उसे किसका भला सोचना चाहिए, बिजनेसमैन का, कस्टमर का, के दोनों का? दोनों। इसीलिए आप देखेंगे इसमें जो वो बातें बता रहा है वो दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। अब मैंने 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस बताया, आपने इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस में रखने हैं, एक मोनोपोली, एक ओलिगोपली, परफेक्ट। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था कि ये जो ओलिगोपली फर्म्स एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट करते ये इलीगल होता है। ये बात पढ़ते तो सारा उधर पढ़ लिया, मैंने क्या पढ़ाना है। अगर आपने ये ओलिगोपली वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, 50% से ज्यादा कवर्ड है। नहीं, डिमांड कर किंग ने डिमांड कर, वो नहीं आएगा इधर। मेहरबानी भाई, इधर कर, थोड़ा डायग्राम थोड़ी आएंगी यार, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। बेसिक अब देखे 3 टाइप्स ऑफ कंपनी सुन ले, और इधर 3 ही कंसेप्ट है जो अब हमने आगे पढ़ने हैं। अब बाकी के लेक्चर में हमने क्या करना है, 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये रिलेट कर, पहले हेडिंग समझे, मेन हेडिंग समझ आएगी ना, आगे क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है मोनोपोली फर्म पे, कि जो मोनोपोली फर्म है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा ना उठाए। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किसकी होगी? मोनोपोली की होगी। परफेक्ट कंपटीशन में कोई डोमिनेंट पोजीशन थोड़ी होती है। कोई कंपनी अपनी पोजीशन का जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका गलत फायदा नहीं उठा। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन समझ आया भाई? ये क्लियर? अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो डोमिनेंट पोजीशन है ये आपके ख्याल में क्या क्या गलत हरकतें कर सकती है? प्राइस अनयूजुअली हाई कर देगी। अच्छा, और मार्केट में किसी को आने नहीं देगी, और क्वालिटी, ठीक है, और कंडीशन बिला वजह की ऐड कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर ने कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब प्रोडक्ट को शॉर्ट कर सकती है। जब आपने देखा होगा प्राइस ही बढ़ानी, वो क्या था पैनाडोल वाला, वो प्राइस बढ़ानी थी, प्रोडक्शन ही बंद कर दी, प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया। ठीक है, वो शायद वो केपीके वाली साइड में प्रोडक्शन हो रही थी। 1-2 स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने ला के दिए पत्ते मुझे उस जमाने में भी। ठीक है, तो प्रोडक्शन को लिमिट कर, क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? प्रैक्टिस ठीक। तो ये एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का पॉइंट समझ आया? ये किसके लिए? इसके साथ ब्रैकेट में लिख ले, मोनोपोली के लिए। नहीं, 100% नहीं, कंसेप्ट हर कंपनी पे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आपने मोनोपोली को जहन में रख के इसको समझना है। दूसरी चीज, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मेन रूल समझ आ गया कि किसी सेलर को अपनी पोजीशन का मिसयूज, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। अब खुद बताइए ये किस टाइप के लिए होगा? ओलिग, ब्रैकेट में लिखें ओलिगोपली, यानी ये नहीं बता रहा कि सिर्फ उधर, लेकिन ये बता रहा हूँ उसको ओलिगोपली स्ट्रक्चर को जेहन में रख के पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। लिख ले भाई, लिख ले, रिवीजन करने बैठेगा फिर उधर मसला हो जाएगा। अभी तो बातें समझ आ रही होंगी। ओलिगोपली और प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, आपके ख्याल में इसमें क्या कह रहा होगा? कि वो जो ओलिगोपली वाली फर्म में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करती है ना, जिसमें वो क्या क्या करती थी, वो कोटा सिस्टम बना के अपनी इतनी प्रोडक्शन होगी, इससे कम प्राइस चार्ज नहीं होगी, तुम इधर हम इधर काम करेंगे, मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आऊँगा, तुम इधर ना आना। ठीक है, बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट किया वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट समझ आ गया। तीसरी कैटेगरी,
डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, मोनोपोली में आपको पता है मार्केटिंग नहीं होती, करने की जरूरत भी नहीं है बराए नाम। ओलिगोपोली में भी ज़्यादा मार्केट, ओलिगोपोली में दो होते हैं टाइप्स, एक तो मिलके क्लूसिव ओलिगोपोली और एक नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। तो जो क्लूसिव ओलिगोपोली होती है उसमें भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं। ये जो एग्रीमेंट वाला प्रॉब्लम है ना, ये क्लूसिव ओलिगोपोली, जब वो मिलके क्लूजन बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं। नॉन क्लूसिव में भी मार्केटिंग चलती है। और परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा सेलर्स है ना, तो एक दूसरे का कस्टमर घेरने के लिए मार्केटिंग, तो इसीलिए इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें ये परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि ये किसी हद तक ओलिगोपोली में भी आ सकता है, वो जो था नॉन क्लूसिव, या एक और होता था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उस पर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन आपने क्या लिखना है, परफेक्ट कंपटीशन। इससे जहन में आपके एग्जांपल आ जाए परफेक्ट कंपटीशन वाली, तो कंसेप्ट समझना ईजी हो जाए। भाई समझ आगे बात की। तो इसमें आपके ख्याल में क्या सिखा रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट करते हुए किन असूलों का ध्यान रखना है। तो एडवर्टीजमेंट करते हुए चाहे किसी भी चीज़ की ऐड हो, नाच गाने वाले ज़रूर होने चाहिए ना, वरना इसके बगैर तो कोई देखेगा ही नहीं। कोई देखेगा, खुद सोचे, अपना खुद ज़मीर सामने रखे, फैसला करें कि कौन से वाला ऐड आप देखते हैं ज़्यादा। तारिक जमील साहब वाला तो कोई है ही नहीं। ऐसे ना है? हाँ, मैं समझ गया हूँ वैसे, बिल्कुल। लेकिन आप भी समझ गए हैं ना। तो क्या आप समझते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन चलाते हुए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स या एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए? अब चूंकि हम एथिक्स तो पढ़ ही नहीं रहे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। लॉ ने क्या कहा है कि कौन सी प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते, कौन सी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, वो यहाँ पे बताएगा हमें मार्केटिंग के हवाले से। तो कंपटीशन एक्ट में उसने 3 चीज़ें हमें कौन कौन सी बताई। पहले ये मोनोपोली के लिए अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, दूसरा ओलिगोपोली के लिए प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट, और तीसरा डिसेप्टिव मार्केटिंग। क्लियर? मेन कंसेप्ट बिल्ड हो गया। आइए अब हर कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिए, उसने लिस्ट दी हुई है। लिस्ट का मतलब होता है कंसेप्ट कम, याद करना ज्यादा। जब पूरे सीए कैरियर में जिस कंसेप्ट में भी आपके लिस्ट आ जाए ना, उसका मतलब क्या है, या कंसेप्ट। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि फिर भी जितना को हो सके हर पॉइंट को कंसेप्ट के साथ लिंक है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना तो याद करना और याद रखना भी आसान हो जाता है। अगर लेकिन हर पॉइंट का कंसेप्ट हो सकता है क्लियर ना हो, तो जहां पे मैं कह दूं कि इसको रटा लगाना है, तो मतलब ठीक है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कह रहा है एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में जरूरी नहीं सिर्फ कंपनीज ही हो, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती है। कहता है अंडरटेकिंग शैल नॉट अब्यूज हिज डोमिनेंट पोजीशन। अगर किसी की डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, वो सबसे बड़े है, तकरीबन मोनोपोली स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन, ही शैल नॉट एंगेज इन प्रैक्टिसेस व्हिच प्रिवेंट अ रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। वैसा कोई काम ना करे जिससे कंपटीशन कम होता हो या कंपटीशन डिस्करेज होता हो, वैसा कोई काम ना करे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो चाहेगी कि जंगल का एक ही बादशाह रहे, कोई दूसरा बादशाह आने की कोशिश ना करे। अगर कोई आए भगा दिया जाए। लॉ कहता है नहीं, मेरा मकसद क्या है, भूल गए आप, क्या मकसद था, टू इंश्योर इस पूरे एक्ट का फ्री कंपटीशन इन मार्केट। कहता है ना, आपने ये काम नहीं करना। और फिर लाने का खबरदार, आपने ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी जिनसे कंपटीशन प्रिवेंट हो, खत्म हो या कम हो। हमने कहा फॉर एग्जांपल कौन से काम नहीं करने बताइए, उसने कहा ये देख लो, और ये सारे काम गलत हैं, नहीं करने। कह रहा एक्सप्रेशन प्रैक्टिस में ये अल्फाज आते हैं, लेकिन याद रखें प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कह रहा कि वो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब क्या कह रहा है कि आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, शैल नॉट प्रैक्टिस। नहीं समझ आ रहा? अब वो क्या कह रहा है, कंपटीशन एक्ट ने मोनोपोली वाली फर्म से क्या कहा,
ए मोनोपोली वाली फर्म, तुझे कसम है तूने ये काम नहीं करने, कभी नहीं करने। पहला काम क्या? लिमिट प्रोडक्शन सेल एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस। पैनाडोल की प्राइस 5 रुपए से बढ़ के 50 रुपए पत्ता नहीं करनी, नहीं करनी, ये समझा रहा है। और प्रोडक्शन भी कम नहीं करनी, नहीं करनी ना, नहीं कर। अच्छा, आपने ये नहीं अब समझो कि ये लॉ ये कह रहा है, प्रैक्टिस में ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं सोचना। सिर्फ ये सोचना है कि लॉ क्या कह रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विदाउट जस्टिफिकेशन नहीं करने। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक्स वाले भाईजान, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट कौन है हमारी क्लास में? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? सर मतलब अगर एक जगह में एक चीज की प्राइस 150 है तो दूसरी जगह में उसकी 200 है। सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस में चार्ज करना। इन भाईजान को एडमिशन दिया 20,000 में, इसको दे दिया 25,000 में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? कौन रोएगा? 20,000 वाला। अगर मजे की बात सुनाओ, इसको 20 चार्ज की, इसको 25 चार्ज की, ये 25 वाला रोएगा। इसको 20 चार्ज की, इसको 15 चार्ज की, 20 वाला रोएगा। पक्की बात बता रहा हूं, क्योंकि आपने भी बिजनेस करना है। इसको 15 की, इसको 10 की, 15 वाला रोएगा। इसको 10 की, इसको 5 की, 10 वाला रोएगा। कॉलेज वाला भी रोएगा साथ ही, कॉलेज वाला भी रोएगा। तो ये क्या है से भाई, फेयर प्रैक्टिस क्या है? फेयर प्रैक्टिस क्या है कि हर देखिए जहां पे आप बाटा सर्विस वगैरह जहां पे सेम प्राइस, अब देखिए ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि फिक्स प्राइस शॉप पे जाते हैं ना जब आप, तो वहां पे हमें ये तसल्ली होती है कि प्राइस सबके साथ फिक्स फेयर है। लेकिन जहाँ पे निगोशिएशन होती है ना, वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी सस्ती चीज़ मिल जाए, कहते हैं यार और निगोशिएशन करते हैं शायद और डिस्काउंट मिल जाए किसी। तो इसीलिए उसने क्या कहा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस नहीं, सबके साथ मसावी सलूक किया जाए। हाँ वो कह रहे लेकिन कर सकते, जस्टिफिकेशन हो तो कर सकते हैं। जैसे कुछ बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है जिनको, वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, उस केस में आप लोअर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली उसने कहा नहीं करनी, लेकिन अगर जस्टिफिकेशन हो फिर। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद है ना क्या था? नहीं याद, इकोनॉमिक्स में पढ़ा, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम प्रोडक्ट। एक ही चीज किसी को हाई किसी को लो प्राइस में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ आ गई? लिमिटिंग प्रोडक्शन वगैरह समझ आ गई? फिर प्रीडिएटरी, हाँ प्रीडिएटरी प्राइसिंग थी जिसको मैं कह रहा था। प्रीडिएटरी प्राइसिंग याद है क्या होती थी? प्राइस कम करना, मार्केट गिरा, ताकि असल में एग्जिस्टिंग जो मार्केट में बैठा होता है ना सेलर, उसके पास ऑलरेडी पास में काफ़ी प्रॉफिट इकट्ठे होते हैं। नया बंदा आता है ना, वो कॉस्ट से भी कम पे चीज़ें बेच देता है। अब पुराना बंदा जो मार्केट में बैठा है ना, वो तो नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, उसके पास ऑलरेडी पास में रिजर्व पड़े हुए हैं। नया बिजनेस नहीं कर सकता। उबर ने किया था करीम के साथ, ठीक है जी। सबक कहाँ से आ गई? उसने राइड बुक की होगी। अच्छा चले, प्रीडेटरी प्राइसिंग टू ड्राइव कंपेटिटर आउट ऑफ मार्केट, टू मोनोपोलाइज द मार्केट, मार्केट को मोनोपोलाइज करने के लिए। प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? कॉस्ट से भी कम प्राइस रखना ताकि कंपेटिटर्स मार्केट से निकल जाए, और फिर उसके बाद प्राइस को दोबारा को पता है ये हाई कर देते हैं जब वो कंपेटिटर निकल जाता है। बाइकॉटिंग और एक्सक्लूडिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फॉर प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि किसी भी बाहर मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दिया जाए, मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दिया जाए। केएफसी कोई ना, गोरों के कंपनीज हैं, केएफसी का बर्गर कोई ना खरीदे, जेएफसी का सारे खरीदे। ये पाकिस्तानी, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी। वो कहता है मार्केट में इस तरह की कैंपेन नहीं, क्योंकि मार्केट में भाई गवर्नमेंट ने अगर इजाज़त दी है तो क्या कुछ लोग इस तरह की कैंपेन चला के किसी प्रोड्यूसर को मार्केट से आउट करना फेयर है?
भाई अगर आप चाहते हैं कोई गोरा पाकिस्तान में आके ना बिजनेस करे तो गवर्नमेंट से कहें ना लाइसेंस दें, ना गवर्नमेंट लाइसेंस दें, ना वो आके प्रैक्टिस करें, सीधा तरीका, लीगल तरीका। इससे कि मैं तो है ना कि किसी पार्टी को पहले कहना कि आइए इधर बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दें बाद में उसकी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दें। तो बाइकआउट आर एक्सक्लूडिंग एनी अंडरटेकिंग फॉर प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड, बाइकआउट वगैरह, बाइकआउट को अंडरलाइन कर लें। ये प्रैक्टिस भी नहीं करनी। एग्जिस्टिंग कंपनी, नई कंपनी आए तो एग्जिस्टिंग कंपनी जो मोनोपोली वाली थी उसके खिलाफ कोई कैंपेन चला दें। फिर रिफ्यूजिंग टू डील, रिफ्यूजिंग टू डील, किसी के साथ डील करने से रिफ्यूज नहीं करना। बाज़ औक़ात होता है कि किसी खास किस्म के लोगों के साथ कुछ लोग कहते हैं हमने डील नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पठान हूँ, मेरी किसी पंजाबी भाई के साथ लड़ाई हो, अब हालांकि हमारी ये लड़ाई मेरी और उसकी है, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है वो उसको जनरलाइज कर देते हैं, और नहीं पंजाबी होते ही ऐसे हैं, पठान होते हैं, भाई हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, इसमें ये क्या कहना कि कोई कैसे है कोई कैसे है। तो ये कह देना चाहिए कि आइंदा जिसने ग्लासेस लगाए हुए वो मेरी दुकान में ना आए, उसको मैंने अपनी कोई चीज़ नहीं बेचनी। हाँ ग्लासेस उतार दिए हो ना, कि रिफ्यूजिंग टू डील, इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना जिसमें खास किस्म के लोगों को लॉ मना करता है, कहता है ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सारे शहरी सारे एक बराबर हैं, सारे एक बराबर हैं, सारे मजदूर एक बराबर हैं सारे, ठीक है। कोई किसी के साथ इस तरह का, और ये वैसे पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं है, ये एग्जाम्पल उसने शायद बनाई है। बाजू का तो अमेरिकन कुछ स्टेट्स में ऐसे होता है, वो गोरे काले का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी है। तो उसमें बाज़ बात वो लिख दिया करते हैं कि जो काले हैं वो इधर ना आए, ठीक है, रिफ्यूजिंग टू डील, हाँ स्टीरियोटाइपिंग कह लें या इसको कोई भी इस तरह के अल्फाज। ये रिफ्यूजिंग टू डील समझ आ गया? क्या आप कहते कि भाई कोई भी गोरा आया मेरी दुकान में, कोई गोरा ना आए। उन्होंने तकसीम पाकिस्तान पे सही तकसीम नहीं की थी, कोई भी गोरा मेरी दुकान पे इसको डील नहीं करूंगा, क्या ये फेयर है? नहीं फेयर। बस कर दे भाई जान, मिसाल का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं, वो अचानक जहन में आते हैं, मैं बोल दिया करता हूँ। अब बाज़ औक़ात फिट बैठ जाते हैं, बाज़ औक़ात फिट नहीं। आपका फोकस एग्जाम्पल पे नहीं, कंसेप्ट में। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आया। टाइम तो गोरे हमारे, अगर मुसलमान हैं तो गोरे भी हमारे भाई हैं। किसी काले को किसी अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे फोकियत नहीं। शाबाश शाबाश, ये बातें याद रखने वाली होती हैं। ये बातें, लेकिन ये बातें कोई नहीं, टीवी पे कभी इस तरह की बात आई नहीं आई। मीडिया का एक असूल होता है, मैं बातों बातों में याद आया, टाइम ज़ाया कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लें। मीडिया का असूल होता है क्या? इफ इट इज नॉट बैड इट इज नॉट न्यूज। क्या असूल होता है? इट इज नॉट बैड। दो लोग बैठ के आपस में, ये भाई, मैं वैसे इधर क्योंकि बाज़ औक़ात ना ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, ये मेरे भाई पठान भाई, ये बलोची भाई, ये सिंधी भाई, ये पंजाबी भाई बैठ के गपशप लगा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये खबर नहीं बनेगी। और अगर उनकी लड़ाई होगी तो ठीक है, क्योंकि मीडिया का असूल है। क्या असूल है? और आप देखें वुमेन साइकी भी ऐसी है, हम नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो इसी साइकी का बेनिफिट उठाते हैं और उससे फिर वो जहन में और बातें आती हैं। बहरहाल चले, टाई इन सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज मेड कंडीशनल ऑन परचेज ऑफ अदर गुड्स सर्विसेज। अच्छा, इसको और इसको मैं इकट्ठे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें ना कुछ मिलती जुलती चीज़ें भी हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, यह अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन विद अदर ट्रेडिंग पार्टीज, इसको ध्यान से पढ़ ले। पढ़ लिया? जरा गैस कीजिए, ये कंडीशन ऊपर वाली किससे मैच करती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्क सिर्फ यह है कि उसका फोकस सिर्फ प्राइस के ऊपर था, इसका फोकस अदर टर्म्स एंड कंडीशन में। कंसेप्ट वही है, पढ़ के देख लें, नहीं यकीन तो आगे बता रहा हूँ, वो बताया ही नहीं है। टाई इन से पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को इसके साथ जोड़ा, अब मैंने टाई इन को इसके साथ जोड़ना है। टाई इन का मतलब क्या है? टाई इन का मतलब क्या होता है? वो जैसे नॉट आप बांधते नहीं है, टाई आप कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, चीज़ों को बांध देते हैं,
इकट्ठा कर देते हैं। टाइन का मतलब क्या है? सेल सेल सेल। ऊंट 10 रुपए में सेल, ऊंट 10 रुपए में सेल। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है, साथ बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। तो खरीद लेते हैं, कौन सा मसला है? बिल्ली कितने की? 10 लाख की। ये है टाइन। टाइन आपने चीजों को इकट्ठा करके बेचना है, अलग अलग नहीं। यही कह रहा है टाइन का मतलब सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज मेड कंडीशनल ऑन परचेज ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज। एक चीज तब बेचेंगे जब आप दूसरी चीज भी खरीदेंगे, और दूसरी में कसर पूरी कर दी। यह है टाइन। और यह भी उससे मिलता जुलता है, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री अनरिलेटेड ऑब्लिगेशन बाय अदर पार्टीज। इसमें भी यही है। इसमें फर्क यह है कि इसमें वो गुड्स के ऊपर फोकस कर रहा है और इसमें गुड्स के अलावा अदर कंडीशन के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है जी, ये भी क्या हुआ? मेकिंग टाइन समझ आ गया? सेल ऑफ गुड एंड सर्विस मेड कंडीशनल। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री अनरिलेटेड ऑब्लिगेशन बाय अदर, यानी आप किसी को कोई चीज बेचते हैं, उसके साथ दूसरी कोई और चीज मिला के नहीं बेच रहे, लेकिन उसके साथ शर्त लगा रहे हैं कि सर हम आपको अपनी गाड़ी बेचेंगे, शर्त है जब कभी भी आप पेट्रोल भरवाएंगे, हमारा ये पेट्रोल पंप है, यहीं से पेट्रोल भरवाएंगे। ठीक है, नहीं है कहाँ? सप्लीमेंट्री कंडीशन, ये समझ आ रही है? सप्लीमेंट्री कंडीशन भी एक्सेप्ट करेगा फिर। क्लियर? अच्छा चले एग्जांपल मैं देखता हूं आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। अब्यूज वाला स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया, हमने कहा जिसने पीआरसी नहीं पढ़ा ना यहां से, उसको कैफ में कोई एडमिशन नहीं मिलना, भाग जाओ। कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही? रिफ्यूजिंग टू डील नहीं हो रहा। यार ऐसे ना करें, पहला फेल हो गया आपको। अब 2 सवाल है, दोनों में से अगर दोनों ठीक हुए तो फिर आप पास है, वरना फेल है। ठीक है? अगर स्टूडेंट हमने कहा, उसने कहा सर मैं कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान जाके कंप्लेन कर दूंगा आपकी अगर आपने एडमिशन। हमने कहा नहीं सॉरी आ जाए, एडमिशन देते हैं। एडमिशन कितने में चाहिए? हमने कहा सिर्फ एक सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए। हमने कहा कम से कम 2 में मिलेगा। टाइन, शाबाश टाइन। उसने कहा सर सीसी भी। हमने कहा सॉरी सर, नहीं एक में एडमिशन देते हैं, लेकिन एडमिशन तब देंगे जब आप वादा करें कि सीफैप भी हमसे ही पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस। समझ आ गया आपको? आप समझते कि सारी चीजें क्या ये लॉ ने जो बातें कही हैं ठीक है? फेवर प्रोडक्ट बिल्कुल रिलेटेड, तो फिर ठीक है, रिलेटेड। जैसे जूते खरीदने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जूते के साथ आप जुराबे भी, उसने बाजुकात वो पैक कर देते हैं डबल, वो साथ में बाजुकात इकट्ठे बेचते होते हैं चीज़ें, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो रिलेटेड है। जूतों के साथ जुराबे बेच दें, पॉलिश बेच दें, वो रिलेटेड है। लेकिन जूतों के साथ क्या टाई अनरिलेटेड है। जी आगे चलते हैं। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट मना है जो। अच्छा अब देखें, अब ये इसको ज़हन में रखना है आपने, क्लूसिव ओलिगोपली वाली एग्जांपल को। ओलिगोपली वाली एग्जांपल अब ज़हन में आनी चाहिए। कह रहा है नो अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन shall make any agreement with other undertakings to make decision regarding production, supply, sale of goods। वो कहता है भाई आप अपने डिसीजन करो, दूसरी कंपनी को अपने डिसीजन कर दे दो। दूसरी कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन डिसीजन क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई, ऐसा ही है ना, हर कंपनी को अपनी डिसीजन कर, अपनी प्रोडक्शन, अपना सेल, अपनी प्राइस। दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्शन से मैं इतनी प्रोड्यूस करूँ तुम इतनी प्रोड्यूस करना, मैं सेल प्राइस इतनी रखूँ तुम इतनी, ये गलत है ना। लॉ याद रखें, क्लूसिव ओलिगोपली को कहता है ये इलीगल है, और प्राइस वार को कहता है ये लीगल है, क्योंकि प्राइस वार में अल्टीमेटली कंज्यूमर का फायदा है। बार्गेनिंग जितनी हो उतना कंज्यूमर का फायदा। तो यहां पे आप देखें क्या कह रहा है, एनी सच एग्रीमेंट विल बी वाइड फॉर, अब एग्जांपल दे रहा है कौन से एग्रीमेंट वाइड, जो मना है, जो नहीं कर सकते अंडरटेकिंग्स। डिवाइडिंग और शेयरिंग मार्केट फॉर द गुड एंड सर्विसेज बाय टेरिटरी, बाय वॉल्यूम ऑफ सेल और बाय टाइप ऑफ गुड्स। कि लाहौर के रीजन में मैं सेल करूंगा अपनी प्रोडक्ट्स, और कसूर और शेहूपुरा आपका, ये आपका। आपने मेरे रीजन में आके बिजनेस नहीं करना, मैं आपके रीजन में जाके कस्टमर नहीं तोड़ूंगा।
ये डिवाइड कर, क्या ये अच्छा है? नो सर। ये तो एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ओलिगोपोली, लेकिन उसमें भी अपना अपना एरिया फिक्स कर। अच्छा ये नहीं कर रहे तो फिर क्या? फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, कि मोहल्ले के सारे दूध बेचने वाले इकट्ठे हो गए कि जी हमने हर एक कोटा फिक्स कर लिया, इतना इतना दूध बेचना, इससे ज्यादा नहीं बेचना, ताकि कस्टमर जो है वो हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाए। क्लूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल आर परचेज, फॉर सेल आर परचेज। बिडिंग प्रोसेस पता क्या होता है? जब ने बड़ी कंपनी चीज खरीदनी होती है, अखबार में टेंडर नोटिस देते हैं, बोली, हाँ बिल्कुल, वो बोली नहीं, बोली और चीज होती है, वो ओपन बिडिंग होती है, ये टेंडर के जरिए से होते हैं। एक प्रैक्टिकली एक क्लाइंट का हम ऐड करने के लिए गए, वो उसे वक्तन बड़ी बड़ी चीज़ों की मिलियंस का ऑर्डर होता था। तो प्रोसेस क्या होता था, वो बार में इश्तेहार देते थे, बहुत से सप्लायर उनको कोटेशन सेंड करते थे, वो देखते थे किसकी कोटेशन सबसे कम है, उसको ऑर्डर देते थे। तो बड़ी हैरानकुन चीज़ सामने आई कि 3 डिफरेंट कंपनीज ऐसी हैं वो जो कोटेशन देती हैं, उनकी कोटेशन दूसरों से कम होती है लेकिन आपस में एग्जैक्टली सेम होती हैं। जैसे 37.5, एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हुआ, उन्होंने समझा शायद इत्तेफाक है, दूसरे में भी ऐसा हुआ, फिर 4-5 दफ़ा इसी तरह हुआ। मैंने उनसे पूछा सर ये कैसे हो सकता है, 3 लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं और वो कोई एक मिनिमम प्राइस कोट करते हैं कि हम आपको ये चीज़ इतने में सप्लाई कर देंगे और वो सबकी सेम हो। कहता है असल में ना ये आपस में मिले हुए हैं, इनको पता है कि मार्केट में बड़े सप्लायर ये हैं, तो ये बजाय ये कि एक दूसरे से कंपटीशन करके, क्योंकि उन्होंने चीज़ बेचनी थी ना, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम रेट ऑफर करें ताकि कंपनी हमसे चीज़ें खरीद ले, वो जो सप्लायर होते थे। तो कंपनी वाले ने बताया कि सप्लायर आपस में मिलकर एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम ये रेट कोड करेंगे सारे। अब चूंकि मार्केट में जो दूसरा बड़ा सप्लायर था, कोई नहीं थे, तो छोटे छोटे थे, वो बड़ा ऑर्डर नहीं फुलफिल कर सकते थे, तो इनको पता था कि ऑर्डर इन्हीं में से किसी को आना है। तो उन्होंने कहा बजाय ये कि हम लड़ाई करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के खाते हैं और प्राइस जो है वो जाहिर है। अब इसमें उनका फायदा था जो मिलजुल के आपस में उन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस को वायलेट करने की कोशिश की। ये है एग्जांपल, फिक्सिंग द परचेज आर सेल, सॉरी क्लूसिव टेंडरिंग आर बिडिंग फॉर सेल आर परचेज। लॉ कहता है इस तरह की कोलूजन आप नहीं कर सकते। एग्जांपल समझ आ रही ना आपको? फिर फिक्सिंग द परचेज आर सेल प्राइस आर इम्पोजिंग अदर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन, मिल के एग्रीमेंट करना दूसरों के साथ, दूसरे फर्म्स के साथ मिल के एग्रीमेंट करना कि हम कम से कम अपनी प्राइस ये रखेंगे, सारे इससे कम कोई भी किसी कस्टमर को नहीं बेचेगा। जैसे सारे सीए के इंस्टीट्यूट मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर लें, फर्ज कीजिए कि 20,000 से कम कोई भी किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देगा। अब जाना की तरह सीए करना है बच्चे ने, तो मेरे पास नहीं तो आपके पास नहीं तो उसके पास, चंद एक तो इंस्टीट्यूट्स है। ये प्रैक्टिस इलीगल है। अगर देखें अपनी अपनी हद तक हर इंस्टीट्यूट फ्री है, जो प्राइस चार्ज करना चाहता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से कर सकता है, लेकिन अगर आपस में एग्रीमेंट करके प्राइस फिक्स कर देते हैं, ये इलीगल है। फिर लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड्स, के डेवलपमेंट नहीं करने, इन्वेस्टमेंट नहीं करने। ठीक है, बाज़ औक़ात कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि कोई बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट, कैंसर की नई से लेटेस्ट इन्वेंशन की जाए ताकि सस्ती मेडिसिन ईजाद हो जाए, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही कि कहीं सच में सस्ती मेडिसिन ईजाद ना हो जाए जिससे हमारे प्रॉफिट को फ़र्क पड़े। तो ये टेक्निकल एडवांसमेंट या डेवलपमेंट को लिमिट करना, ये भी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट है। और बाकी की फिर अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्वल ट्रांजैक्शन में, ये एंड वाली 2 कंडीशन वही हैं। कौन सी वही? मैच करके देखें वही है। तो बताइए कुछ समझ आया? अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस विद अदर ट्रेडिंग पार्टी, यानी एक ही ट्रांजैक्शन आप डिफरेंट पार्टी के साथ कर रहे हैं, उसमें टर्म्स डिफरेंट है। इन भाईजान को मैंने प्रोडक्ट सेल की तो प्राइस सेम है दोनों की, एक तो ये था ना कि इसको मैं 10 रुपए की चीज़ बेचूं, इसको 12 की बेचूं, ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ गया। अब अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन, इसको भी 10 में बेचा, इसको भी 10 में बेचा, इसको मैंने वारंटी दी ही नहीं, इसको 6 महीने की वारंटी दे दी। वो फर्क जो प्राइस से मैं नहीं डाल सका, वो अदर कंडीशन से मैंने फर्क डाल दिया। ठीक है जी, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन समझ आया? तो कुछ क्लियर हुआ? प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट
पक्का? इसमें आपको कुछ समझ आ रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन जो समझ आ जाए अच्छी बात, जो समझ नहीं आए याद उनको भी कर लेना, ठीक है। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सबसे आसान, अभी तक जितने भी कंसेप्ट आजकल में सबसे आसान कह रहा है। आपने डिसेप्टिव 2 नंबर, आपने धोखा, मार्केटिंग में धोखा नहीं देने का, धोखाधड़ी नहीं करनी। धोखाधड़ी से क्या मुराद है? हमने कहा एग्जांपल्स दो, उसने कहा एग्जांपल सुनो। पहला, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दैट मे हार्म द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ अदर अंडरटेकिंग्स। फॉल्स इंफॉर्मेशन, अच्छा पहले दूसरी वाली कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफरेंट फीचर्स ऑफ फोन, गुड और सर्विस, प्राइस, क्वालिटी, सूटेबिलिटी। अब मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, क्या हमारे पास पढ़िए कंफर्म है पास हो जाएंगे, हमारे पास पढ़िए हमसे ज्यादा अच्छी तैयारी आपको और कोई नहीं करवाएगा। वैसे है ये झूठ, ये सारी बातें जो मैं करूंगा है झूठ, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। हमसे ज्यादा अच्छी तैयारी कोई नहीं करवाएगा, हमसे पढ़ेंगे कंफर्म पास हो जाएंगे। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को एग्जैजरेट, ओवरस्टेट कर रहा हूं। वो कहता है ये भी गलत है। ये दूसरा पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिफरेंट फीचर। अच्छा अब मैं क्या कर, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, वो उधर जाओगे ना, उधर तो फेल हो जाओगे, वो तो उधर तो पास पेपर भी नहीं होंगे, उधर तो कैंटीन भी नहीं है, उधर तो पार्किंग की जगह भी नहीं है, उधर तो टेस्ट भी नहीं होते। हालांकि ये बेसिक नेसेसिटी हर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है। भाई अगर कोई ऐसा होता तो स्टूडेंट पागल है क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट में जाते। हर इंस्टीट्यूट में कमोबेश थोड़ा बहुत फर्क होता है, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन कमोबेश इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो लेकिन अगर हम किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, ये क्या है? पहले और दूसरे पॉइंट में फर्क समझ आया? एक में हम अपनी प्रोडक्ट को एग्जैजरेट कर रहे हैं और दूसरे में किसी दूसरे की प्रोडक्ट को डिग्रेड कर रहे हैं। दोनों काम ही नहीं करने जिंदगी में, कभी दोनों काम ही, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। रिस्क ये मार्केटिंग प्रैक्टिस से थोड़ी आना है कि मार्केटिंग प्रैक्टिस से आता है, नहीं आता। कई लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, कोई मार्केटिंग नहीं होती फिर भी, तो रिस्क किसने देना है? मार्केटिंग। इसलिए मार्केटिंग प्रैक्टिस कर लें, मना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना, दूसरों को डिग्रेड नहीं करना। फिर कंपैरिजन, ये तो था लैदा, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को लैदा एग्जैजरेट किया, दूसरे अब क्या? फॉल्स कंपैरिजन भी नहीं करना, फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन एडवर्टीजमेंट। आप देखिए कोक वाले जब भी एडवर्टीजमेंट देंगे उसमें पेप्सी की बोतल नजर नहीं आएगी आपको, और अगर 1-2 एड्स ऐसे हैं जिनमें नजर वो अनएथिकल थे। इसी तरह पेप्सी की एडवर्टीजमेंट में, KFC की एडवर्टीजमेंट में मैकडोनल्ड का जिक्र नहीं होगा। तो ये क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है आपने एक दूसरे के साथ फॉल्स कंपैरिजन नहीं करना। पहले में दूसरे की प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है, दूसरे पॉइंट में अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है, तीसरे पॉइंट में दोनों का कंपैरिजन, और फोर्थ में फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म नेम, लेबलिंग और पैकेजिंग। सुपर का क्या? डुपर, सुपर डुपर, और कौन सा था? स्कूपर। ये या एक और एग्जांपल, क्या भाई ने 7 अप, ईद आने वाली है, भाई ने 7 अप का पूरा क्रेड ले लिया। अब घर जाके जैसे ही दोस्तों को बुलाया 7 अप का, इसमें टेस्ट बदला लग रहा है। कभी ऐसा होता है टेस्ट बदला लग रहा है। वो क्या होता है असल में? वो पता चले जहाँ न्यू टेस्ट जो कंपनी ने लॉन्च नहीं किया, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है वो जहाँ पे वो क्रेड बिक रहे होते हैं ना, वहाँ पे पीछे कारखाने में 7 अप उधर ही तैयार हो रही होती है। वो क्या होता है? बोतल असली होगी, लेकिन उसके अंदर पैकिंग किसी दूसरे की पैकिंग को इस्तेमाल करते हुए, किसी दूसरे के ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई उसमें 2 नंबर बोतल फिट कर देता है और बेच रहा है, तो क्या कोई वायलेशन कर रहा है? yes, किस चीज़ की वायलेशन है? डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस की, ठीक है, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस।
कुछ समझ आए? इसमें हमने कोशिश की कि एक एक एग्जाम्पल को हम समझें, लेकिन जाहिर है कुछ एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और कुछ ऐसी हैं जो मुश्किल। तो अगर आपको कोई इनमें से मुश्किल लगे, आपने कम से कम उसको याद ज़रूर कर लेना है। कर लेंगे जी याद? और होम असाइनमेंट भी मिल गई आपको? चलिए आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।